हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत मिश्रा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की जो साइंस है, विज्ञान है, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसकी बात करने वाले हैं। यानी हम आज इस जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है, यानी उसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो जीवों को जीवित रखने व शरीर के अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सामान्य भाषा में जैव प्रक्रम कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, यानी तात्पर्य ये है कि जीवों को जीवित रखने व शरीर के अनुरक्षण के लिए, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि किसी भी जीव को जीवित रखना हो यानी जिंदा रखना हो, या फिर उसके शरीर का कोई भी पोर्शन को मेंटेन, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करना, यानी कोई भी बॉडी पार्ट्स सही से काम नहीं कर रहे या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ठीक करना हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है। तो जनरली जैव प्रक्रम के कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है और उत्सर्जन है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पोषण के। तो पोषण की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण, याद रखना, बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करके क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण। यानी कोई जीव है वो क्या कर रहा है कि बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भोजन ग्रहण करता है, भोजन लेगा, उसके बाद भोजन को क्या करेगा? पाचन होगा भोजन का। पाचन का मतलब होता है कि जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया गया है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाएगा, फिर वो कोशिका के द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो जब कोशिका उसको यूज़ करेगी तो क्या निकलेगा? उससे एनर्जी बनेगी, और उस एनर्जी का हम अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोषण। अब जनरली बात आती है कि पोषण के रूप में हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो पोषण के रूप में हम जनरली कार्बोहाइड्रेट यानी कुछ भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, या उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और विटामिन्स होती है, ठीक है, और साथ में हम जल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन के रूप में ली जाती है तो उसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, या तो उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है, या तो वसा उपस्थित होता है, ठीक है। ये तीन मेन सोर्स हैं किसके? न्यूट्रिशन के। यानी कोई भी चीज़ आप लो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। फिर बात आती है कि भाई न्यूट्रिशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊर्जा लेना है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा ज़रूरी है, और ऊर्जा के लिए पोषण का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है जीवद्रव्य निर्माण के लिए। अब ये जीवद्रव्य क्या होता है? तो ध्यान रखो, जो एक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आपको पता होगा, और कुछ चीज़ें उसके यहाँ न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर प्रेजेंट होती है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब बात आती है कि न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को और जो ये बाहर की चीज़ों को, इन दोनों को यदि हम मिला दें, यानी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीवद्रव्य कहा जाता है। तो किसी भी कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य का निर्माण करना होता है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पोषण चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है उपापचयी क्रियाओं के लिए। अब उपापचयी का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूटती हैं, यानी कुछ बन रहा है और कुछ टूट रहा है। तो बनने वाली चीज़ को हम यानी उपापचय की दो प्रोसेस हैं, एक होती है कि जिसके अंदर टूटती है कि चीज़ें या बनती हैं, और दूसरे अंदर टूटती हैं। तो बनना और टूटना, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपापचय रिएक्शन। जैसे कि हम बात करें कि हम बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन आपको सबको पता है, जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोर हो जाती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन हम बनाते हैं किससे? ग्लूकोज से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? उपचय, जिसे हम इंग्लिश में एनाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, कि मान लो कार्बोहाइड्रेट है, आप उसको क्या कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हो किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा उसको आपने क्या किया? ग्लूकोज के अंदर तोड़ा।
तो ग्लूकोज के अंदर तोड़ा तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों को एनाबॉलिज्म यानी बनने वाली प्रोसेस और टूटने वाली प्रोसेस, इन दोनों के यदि हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अभी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि जो डीएनए आरएनए है, ठीक है, जिनके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी किससे मिलके बना है, जैसे कि हम जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, तो ये डीएनए एंड आरएनए जो है ये भी किससे मिलके बनते हैं, ये भी हमारे न्यूट्रिशन से ही मिलके बनते हैं, यानी न्यूट्रिशन ही इनके बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं, तो आगे हम जाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट से हम बात करते हैं पौधों में पोषण के प्रकार। अभी हमने देखा था कि पोषण क्या होता है। अब पोषण अलग अलग, जैसे कुछ पौधे हैं वो अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल्स हैं यानी जीव हैं वो अलग तरीके से लेते हैं, मनुष्य के अंदर कुछ अलग काम होते हैं। तो उन्हीं को हम अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो जनरली पौधों के अंदर आपको अंदर स्वपोषी देखने को मिलता है। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रोफ, यानी पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो कैसे होता है, स्वपोषी। स्व मतलब होता है सेल्फ, स्वपोषी का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ है, और ट्रोप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। ठीक है, ये अब स्वपोषी हैं यानी अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो ये अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, पीएस किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और इनके अंदर एग्जाम्पल कौन आता है, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है यानी पर्णहरिम उपस्थित होता है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। अब स्वपोषी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे होती है, तो उसे हम अब देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। आपको पता है कि सभी हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो स्वयं कैसे बनाते हैं, तो कुछ अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन मेन कंपाउंड नहीं होता, मेन एलिमेंट नहीं होता। तो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होगा या नहीं पता तो देख लीजिए, CO2 होता है। और जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और पर्णहरिम की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको वाटर यानी जल चाहिए, और साथ में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और पर्णहरिम। पर्णहरिम कहाँ होता है, तो पर्णहरिम पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, तो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें एक सेल के अंदर ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। मैं आगे इसको बात भी करूँगा आपको। क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पर्णहरिम, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, सनलाइट को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेता है और क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। और साथ में ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं हम, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेंगे और पर्णहरिम के यानी क्लोरोफिल की सहायता से क्या होगा, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा कोई पौधा अपना न्यूट्रिशन पोषण लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु तो आवश्यक पदार्थ, यानी क्या क्या चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो ये सिर्फ अभी अपन देख के आएंगे, कोई भी प्रकाश संश्लेषण होना है तो उसके अंदर क्या होगा, सनलाइट चाहिए यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पर्णहरिम चाहिए और जल चाहिए। ये अभी अपन ने रिएक्शन के अंदर भी देखा था कि ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं क्या हैं, यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, कौन कौन सी घटना होगी। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो पर्णहरिम होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। फिर क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो अवशोषित हुआ है वो क्या करेगा,
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी केमिकल, यानी प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, जो जल होता है हमारा उसको तोड़ देती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। यानी जो अभी अपन ने देखा था कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इस H2O में क्या, ये जब सनलाइट आती है, ठीक है, वो क्या करती है कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देगी और फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, यानी पानी टूट गया किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो ग्लूकोज बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, बात एक सेम है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कैसे बनता है, तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वो क्या करती है, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देती है और देन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। तो इतना काम हमें देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण होती कहाँ है, तो अभी ये बात कर चुका हूँ मैं कि जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पर होता है, कोशिका में। कोशिका में उपस्थित एक सेल ऑर्गेनेल यानी एक कोशिकांग है, जिसके में क्या होता है, पर्णहरित नामक क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है यानी पिगमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी पूरी रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण की होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है, हरित लवक के अंदर, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काम होने वाला है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही काम होगा, उसके अंदर पर्णहरिम होगा, वही लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, फूड बनाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे बात करें तो बात आती है किसकी, रंध्र की, यानी स्टोमेटा की। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं, तो किसी भी पौधे के अंदर क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ठीक है, तो इनका काम होता है जनरली कि गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं ये, ठीक है, गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं क्योंकि ओपनिंग है, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र हैं, तो जो गैसेस हैं उनको विनिमय में सहायक होंगे। और साथ में क्या होगा कि जो जल है, जब पत्तियों में धूप लगती है और वहाँ की एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वातावरण गर्म होता है, तो क्या होता है कि पौधे अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी को जल वाष्प के रूप में रिलीज़ करते हैं। तो वो रिलीज़ कहाँ से करते हैं, ये जो आपको ये छिद्र दिख रहा है, ये है स्टोमेटा, रंध्र है, यहाँ से रिलीज़ करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। तो जनरली रंध्र क्या होते हैं, आगे देखते हैं वापस। तो रंध्र एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों में उपस्थित होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है कि ये क्या काम करते हैं, तो जनरली आपको पता चल जाएगा कि गैसों का परिवहन का काम करना है इनका, और साथ में बाष्पोत्सर्जन का काम करना है। ये दो काम इनके द्वारा किए जाते हैं। फिर बात आती है कि इसी में एक चीज़ पॉइंट मेंशन है कि ये क्या काम करते हैं, तो ये रंध्र और खुलने और रंध्रों का बंद होना, ये क्या है कि जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, ये जो सेल्स हैं, ये इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिका जनरली भाषा में कहा जाता है। ये रक्षक कोशिका क्या करती है, रंध्र को खुलने एवं बंद होने में नियंत्रित करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये गार्ड सेल क्या है, फैली हुई है, तो स्टोमेटा यहाँ पे बीच में छिद्र दिख रहा है, ये क्या है, स्टोमेटा खुला हुआ है। अब जब गार्ड सेल क्या हो गई, पिचक गई, वापस से कैसे सिकुड़ गई, तो यही देखो ये पूरा बंद हो गया, यानी रंध्र क्या हो गए हैं, बंद हो गए। तो एक गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है, रक्षक कोशिका कहाँ पाई जाती है, रंध्रों के अंदर, जो रंध्रों को खुलने और बंद होने में खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि विषमपोषी पोषण नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर। पहले अपन ने देखा था स्वपोषी पोषण पौधों के अंदर होता है, वो सारी बातें हमने कर ली। अब बात आती है कि विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो देखो, जैसे वहाँ पे था स्व मतलब स्वयं, पोषण यानी और भोजन, ऐसे यहाँ पे विषमपोषी विषम का मतलब था दूसरे। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पौधे कहते हैं। ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आता है परजीवी। परजीवी क्या होता है
कि ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। अपन क्यों? क्योंकि ये किसका प्रकार है? विषमपोषी का। और विषमपोषी का मतलब भी क्या होता है? दूसरों पर निर्भर होना। तो ये भी क्या होगा? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर तो होते हैं, बट दिक्कत ये है कि उनको क्या करते हैं? नुकसान भी पहुंचाते हैं। यानी देखो, उनसे भोजन भी ले रहे हैं, ठीक है, यानी दूसरे जीव को भोजन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं कि वो सामने वाले इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, बट ये क्या कर रहे हैं? उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? परजीवी। ठीक है, तो क्योंकि हम पौधे की बात कर रहे हैं, तो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परजीवी पौधे कहते हैं। फिर बात आती है कि किन के टाइप। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आंशिक और एक होता है पूर्ण परजीवी। आंशिक परजीवी क्या होता है? तो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आंशिक रूप से निर्भर होते हैं। आंशिक रूप से मतलब होता है कि थोड़ा सा उनकी हेल्प चाहिए, दूसरों की हेल्प से, मदद से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, कंप्लीट रूप से उन पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल है चंदन का पौधा। दूसरा आता है कि कंप्लीट पैरासाइट यानी पूर्ण परजीवी। तो पूर्ण परजीवी क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर पूर्ण रूप से, यानी ये जीव क्या होते हैं कि अपना भोजन बनाते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनाते, पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। आपने देखा होगा अमरबेल, ठीक है, दूसरे पौधे के सहारे उन्हीं के दूसरे पौधे पर लिपट जाती है और उन्हीं के सहारे से न्यूट्रिशन लेता है। फिर आता है इसका सेकंड, सहजीवी पौधे। तो सहजीवी पौधे जैसे नाम में लिखा हुआ सहजीवी, यानी ऐसे जीव जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, यानी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे पौधे जो दूसरे जीवों के साथ मिलकर साथ साथ जीवन यापन करते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए सिर्फ अकेले नहीं बल्कि दूसरे की मदद, एक दूसरे की मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन, जो काफ़ी एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो ये इस किससे बनता है? तो कवक और शैवाल। कवक एक जीव है और शैवाल एक जीव है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि एक सहजीवी संबंध है। फिर हम आके बात करते हैं इसके अंदर। तो आगे जब आप देखोगे तो सबसे पहले अब इसके बाद आता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने, जैसे नाम में लिखा है मृतोप, मृतोप मतलब मरे हुए, जीव यानी जीव। तो ऐसे पौधे जो भोजन के लिए सड़े गले मृत पदार्थ, यानी या तो सड़ा होगा, ठीक है, कोई गल गया होगा, डेड मटेरियल यानी मरे हुए पदार्थ होंगे, ठीक है, तो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम, जो कि एक कवक जगत में आता है। यहाँ पे जीवाणु भी हो सकते हैं। तो जीवाणु भी क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन वो किस पे होते हैं? सड़े गले पदार्थों पर। नेक्स्ट आता है कीट भक्षी पौधे। तो ऐसे पौधे जो अपने जीव भोजन के लिए किसको खाते हैं? कीटों को खाते हैं, उन्हें हम कीट भक्षी पौधे कहते हैं। तो आसान है कि कीटों को खाने वाले कीट भक्षी कहलाएंगे। अब बात आती है कि क्या जरूरत है इनको कीटों को खाने की। तो जनरली क्या करते हैं? ऐसे पौधे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीवों खाते हैं, क्योंकि जीवों के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है, तो वहाँ से इनको नाइट्रोजन मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल घटपर्णी है, आप डायग्राम में देख सकते हो। घटपर्णी का मतलब है घड़े के समान। इनका ये जो बॉडी है, सरफेस देखो, ये बिल्कुल घड़े के समान होती है, और ये उनके ऊपर एक पत्ती लगी होती है। जब कोई जीव इनके पास में यहाँ बैठता है तो गिर जाता है अंदर, और ये ढक्कन जो है वो क्या करता है? इसको पूरा क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, और यहाँ से जो इसकी दीवारें हैं वो एंजाइम निकालती हैं अंदर, और उस जीव को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी पचा देते हैं, और फिर ये ढक्कन वापस खुल जाता है। फिर ऐसे ही दूसरी बार प्रोसेस देखने को इनमें मिलती है। तो इस तरीके से किसी भी जीव को खाते हैं या उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं पौधों के अंदर हो गया। तो अपन ने क्या देखा पौधों के अंदर? कि पौधों के अंदर ये देखा था अपन ने यहाँ पे। अब जल्दी से एक बार रिव्यू मारते हैं, आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर देखा कि उस जीवों को ज़िंदा रखने के लिए और उनके अंदर कोई भी चीज़ को मरम्मत करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिसंचरण और परिवहन। इनमें से हमने पोषण की बात कर ली थी। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण क्या होता है कि वहाँ वातावरण से भोजन लेना है और उससे ऊर्जा मुक्त करना है। भोजन के रूप में हम किसको लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लेते हैं। इसका महत्व देख लिया था। नेक्स्ट हम बाद में बात कर रहा था पौधों में पोषण किस टाइप का होता है। तो दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी किसके थ्रू होता है? तो स्वपोषी होता है
प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, और विषमपोषी किसके थ्रू होगा, तो विषमपोषी ये दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। तो जंतुओं में हम भी पोषण की यदि हम बात करें तो जंतुओं में पोषण 3 प्रकार का देखने को मिलता है। कौन कौन सा, तो पहला आता है मृतोपजीवी, दूसरा आता है परजीवी, और लास्ट आता है पूर्णभोजी, जो कि आगे है, उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में है उसको हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे मृतोपजीवी। तो कुछ नहीं, जो अभी पढ़ के आए हो पौधों के अंदर ऐसे ही जीवों के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जंतु पढ़ रहे हैं तो ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ नहीं है, पुराना जैसा ही है, ठीक है, जैसे कवक और जीवाणु। फिर आता है परजीवी। ध्यान रखना वहाँ पर भी परजीवी पढ़ा था, सेम है, बस यहाँ पर उनके टाइप थोड़े से अलग है कि ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी, और वो क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तब हम परजीवी कहेंगे। चीज़ ध्यान रखना, नुकसान पहुँचाते हैं। इस 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। अब देखो यहाँ बाह्य परजीवी, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी ऐसे परजीवी जो होस्ट मतलब होता है जिनके शरीर में ये रहते हैं। जैसे कि मच्छर हम लोगों के शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कैसे, हमें काटता है, हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, तो हम क्या है, मच्छर के लिए होस्ट है। तो होस्ट वो शरीर होता है जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। देखो, तो ऐसे परजीवी जो होस्ट के शरीर से बाहर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं, बाहर रहते हैं ये, और न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये शरीर से बाहर रह के क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आता है आंतरिक परजीवी। क्या होता है, तो आंतरिक यानी अंदर। तो ऐसे परजीवी जो होस्ट के शरीर के अंदर रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हें हम आंतरिक परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और स्केरिस। ठीक है, स्केरिस कहाँ पाया जाता है, आंत के अंदर पाया जाता है, और वहाँ पर इस स्केरिस के कारण ही क्या होता है, पेन वगैरह होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है। जो इस पैरासाइट उसको कहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यानी जो परजीवी होते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, ये भी कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, तो इसलिए इनको हम आंतरिक परजीवी कहते हैं। और मच्छर खटमल बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं किसके बारे में, थर्ड जो है हमारा पूर्णभोजी पोषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णभोजी पोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिसके अंदर पोषण के लिए क्या होता है, अलग से सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तंत्र को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी ऐसे जीव जो विकसित होते हैं, यानी जिनके पास अलग से डाइजेशन के लिए अंग पाया जाता है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इनकी खास बात ये होती है कि ये जीव क्या करते हैं, भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण भी करेंगे, फिर उसके भोजन का पाचन भी करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, और फिर बहिर्क्षेपण कहते हैं। अब ये क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में अभी समझाने वाला हूँ कि ऐसे कोई भी जीव जिनके अंदर 5 प्रोसेस होने वाली हैं। पहला हो गया कि भोजन के द्वारा ग्रहण करना, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, फिर हो गया भोजन का पाचन करना, फिर हो गया अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना, और देन उसे क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना, बहिर्क्षेपण करना है। तो यदि कोई ये 5 काम किसी भी जीव के अंदर हो रहे हैं बेटा, या तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णभोजी पोषण कहने वाले। इसके किसके अंदर होता है, तो जो विकसित जीव है, कोई भी, जैसे हम हैं मनुष्य, ठीक है, अमीबा के अंदर भी देखने को मिलता है, कुत्ते के अंदर देखने को मिलता है। तो कोई भी जीव जो डेवलप्ड है, जिनके अंदर ये 5 और प्रोसेस होने वाली है, उनको हम पूर्णभोजी कहेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब वही है बेटा कि मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, यानी जो मुख है उससे हम भोजन जो लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। फिर आता है पाचन। तो पाचन क्या होता है कि जो आपने भोजन को अंदर कर लिया है मुख के द्वारा, अब वो भोजन कहाँ गया है, आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एंजाइम्स होंगे, एंजाइम निकलेंगे हमारे शरीर से, और वो क्या करेंगे, जो जटिल पदार्थ है आपने जो खाया था वो बहुत बड़े पदार्थ हैं, वो एंजाइम क्या करेंगे, उन्हें छोटे छोटे सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाचन। मैंने आपको पहले भी एक बार बस समझा चुका हूँ कि पाचन का मतलब क्या होता है कि एंजाइम की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देना। फिर आता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है, तो जो भोजन आपने पचाया है, यानी जिसको आपने छोटे छोटे कणों में तोड़ा है, ठीक है, उसको कहाँ ले जाना, आहार नाल से। आहार नाल वो ऑर्गन है, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आहार नाल के पार्ट्स हैं। तो आहार नाल से भोजन को कहाँ ले जाना, रक्त में ले जाना, उसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण।
फिर अवशोषण हो गया है। जब तक अवशोषण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि स्वांगीकरण ना हो, यानी आपने भोजन लिया यदि स्वांगीकरण नहीं है तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि स्वांगीकरण ही है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अवशोषित भोज्य पदार्थों का उपयोग करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी स्वांगीकरण ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उपयोगी पदार्थों को यूज़ करते हैं और उससे ऊर्जा बनाते हैं। फिर आता है बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण मतलब क्या हुआ कि अभी ये यूज़फुल जो सब्सटेंस है उसको आपने यूज़ कर लिया और जो खराब पदार्थ थे उनको आपने क्या किया, शरीर से बाहर फेंक दिया, यानी उसको क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहिक्षेपण। तो अपन ने देखा कि पूर्ण भोज्य पोषण किनके अंदर होता है, जो इनके अंदर अलग से पाचन तंत्र पाया जाता है, विकसित जीवों के अंदर होता है। इनके अंदर 5 प्रोसेस होती हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को लेना, पाचन का मतलब उनको तोड़ना, अवशोषण का मतलब हो गया कि उसे आहार नाल से ब्लड में पहुंचाना। फिर क्या होगा, स्वांगीकरण यानी उसका यूज़ करना, उपयोग करना, उपयोग करने का जो वेस्ट बचा उसे शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 प्रोसेस किसके अंदर होती है, पूर्ण भोज्य पोषण के अंदर होती हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अमीबा का जो डायग्राम दिख रहा है ये, तो अमीबा का डायग्राम कोई ऐसा, सॉरी कहाँ गया स्लाइड, ये। तो अमीबा का जो डायग्राम है कोई फिक्स नहीं है बेटा, तो इसलिए देखो कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये एक अमीबा का डायग्राम मैंने बनाया, तो आइए देखते हैं अब इसमें। तो अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी का मतलब होता है कि जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका का पूरा सही बना होता है। तो इनके अंदर कोई पाचन की क्रिया के लिए कोई अलग से अंग नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके पास कोई भी, यानी इसके पास जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं होता है। तो ये भोजन कैसे लेते हैं, तो अमीबा में पोषण, ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण की जो विधि वो क्या है, तो फेगोसाइटोसिस। कौन सी विधि है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस विधि के द्वारा ये भोजन लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी अपन ने बोला कि पहले पढ़ के आए कि पूर्ण भोज्य पोषण का मतलब होता है कि जिनके पास विकसित पाचन तंत्र हो। फिर ये कोश की जीव है, इसमें कैसे हो रहा है पूर्ण भोज्य, तो बेटा आप यहाँ देखोगे कि इसके अंदर पूरी 5 प्रोसेस होते हैं जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। इसके अंदर क्या होगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होगा, फिर इसके अंदर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और देन इससे क्या होगा, बहिक्षेपण। तो ये इंग्लिश में नाम लिखे हुए, हिंदी में वही 5 नाम है जो अभी आप देख के आए हो, इसलिए इसको हम पूर्ण भोजी में मानते हैं। तो ये क्या काम करता है कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि इस विधि में बाहर उपस्थित भोज्य पदार्थों को पहले क्या करेगा, तोड़ता है। तो जैसे कोई ये देखो फूड मटेरियल है, ठीक है, ये क्या करता है, उसके अंदर एंजाइम यहाँ से डाल देगा और इसको बाहर तोड़ देगा। फिर क्या करेगा, इसको देखो सूडोपोडिया, जो ये अपने आप को एक संरचना यहाँ पे बनाता है और उसको क्या करता है, अंदर लेने की कोशिश करता है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। जब वो भोजन को अंदर कर लेता है यानी इंजेक्शन हो गया, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कर लिया, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, उसका पाचन। तो ये क्या करेगा, अपने शरीर से इसके अंदर एंजाइम डालेगा और ये एंजाइम डलते ही क्या होगा, ये छोटे छोटे कणों में देखो टूट गया, सॉरी यहाँ पे टूट जाएगा, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डाइजेशन। तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेशन। फिर क्या होगा, अवशोषण। तो नेक्स्ट प्रोसेस है थर्ड कि अवशोषण में क्या होगा कि चीज़ें टूट गई हैं, अब उसे शरीर में क्या कर लेगा, यो यूज़ करने के लिए क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और फिर क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करेगा यानी स्वांगीकरण होगा। और लास्ट प्रोसेस में देखो वापस उसने एक नोच बनाई और इस नोच के थ्रू यानी एक संरचना के थ्रू उसने बाहर फेंक दिया चीज़ों को, तो इसको क्या कह लेंगे, इंजेक्शन। तो यानी पहले प्रोसेस में क्या हुआ, इसके जो ये पहली प्रोसेस है इसके अंदर क्या हुआ, अंतर्ग्रहण हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, पाचन हुआ है। देन इसके अंदर थर्ड वाली जो है इसके अंदर क्या हुआ, अवशोषण और फिर स्वांगीकरण और फिर क्या हुआ है, बहिक्षेपण। तो क्योंकि इसके अंदर 5 प्रोसेस हो रही जो भी आप पढ़ के आए, इसलिए अमीबा को क्या कहा जाता है, पूर्ण भोजी। ठीक है, ये पूर्ण भोजी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखने वाले हैं, यानी पोषण को नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे और देन इसी तरीके से हम रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और हमारा जो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, इन नेक्स्ट चैप्टर्स को यानी नेक्स्ट टॉपिक्स को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी भी नॉलेजेबल वीडियो आपको
हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।